आज आज स्पेशल सेशन हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि हमारी वाल्मीकि पाठशाला में भी आप मुख्य एक दिन अतिथि के रूप में आकर के हमारे विद्यार्थियों को, हमारी टीम को अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से कृतज्ञ करें। हमें भी थोड़ा सीखने का मौका मिले कैसे पाठशाला चलाएं, कैसे हम अपने लोगों को सही दिशा में शिक्षा की जो बारीकियां बता पाएँ, उनकी मदद कर पाएँ। और हमारे कुछ साथी बैठे हुए हैं। एडवोकेट रवि कुमार जी हैं जो हमारे मुख्य साथी हैं इस पूरी हमारी मिशन वाल्मीकि सरकार के। हमारी पूजा सौदा जी हैं, वो स्पोर्ट्स पर हमारी मदद कर रही हैं और आगे करेंगी। हमारे एलएलबी स्टूडेंट हैं जूही जी, रेखा जी एलएलबी स्टूडेंट हैं, ओम प्रकाश जी हैं, गौरव भाई हैं, और अभी साथी जुड़ते जा रहे हैं। तो मैं पहले तो अपील करूंगा अपने रवि कुमार जी से कि मान्यवर का आप स्वागत करें प्लीज़, है ना, थोड़ा वेलकम कीजिए एडवोकेट रवि Thank you, कुमार जी। thank you so much, Ashok sir. And प्रोफेसर साहब, आपको पूरी टीम की तरफ से सादर अभिनंदन है। नमस्कार हम सब की तरफ से। हमारी एक छोटी सी पहल है जो कि समाज में जो हमारे बच्चे हैं शिक्षा की तरफ जो अग्रसर होना चाहते हैं, उनके लिए एक छोटी सी कोशिश करते हैं अशोक सर की गाइडेंस में। I'm an advocate, so I try to teach them related with the constitution and law related subjects. So basically, I have started with the CRPC right now, और उसमें हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, सेक्शंस वगैरह कर रहे हैं उसके बारे में, और आप लोगों की गाइडेंस रहेगी तो विल ट्राई टू डू आवर बेस्ट। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्रोवाइड अस सम गाइडेंस हियर। मुझे लगता है धनीराम सर लेफ्ट हो गए हैं यहाँ से। हाँ, नहीं वो कुछ इशू होगा, अभी आ जाएंगे, दोबारा हाँ, जुड़ जाएंगे, आप प्लीज़ maybe कैरी due to ऑन। any condition or जी, something like that। राइट। हमारे स्टूडेंट्स के लिए हम कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे, जैसे कि अभी अशोक सर ने बताया कि हम इस पे व्हाइट बोर्ड को भी यूज कर सकते हैं। हम भी धीरे धीरे लर्निंग फेज में हैं इसके। टेक्नोलॉजी है, हमें सीखनी चाहिए। अभी तक तो लॉ के बारे में ही हम कोशिश कर रहे थे। वी वेलकम यू अगेन धनी सर। तो हम कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि जो भी हमारे से सपोर्ट दिया जा सके, हम उस सपोर्ट के लिए अवेलेबल हैं। और स्टूडेंट इसमें बेस्ट करें। आईएएस वगैरह की तैयारी वगैरह के लिए भी सर हैं, वो कोशिश करते हैं, और कंप्यूटर क्लासेस वगैरह के लिए भी चल रहा है। और कविता जी भी हैं, अक्षय सर भी हैं जो कि हॉस्पिटैलिटी और होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड कोर्सेज दे रहे हैं। और स्मर्थ सर हैं जो कंप्यूटर स्किल्स से रिलेटेड करवा रहे हैं। इन फ्यूचर वी वुड लाइक टू एक्सपेंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट एज वेल, so I'll be going through that as well. So with support of you all, we'll do our best. We'll try to do our best. जी, Thank you. थैंक यू रवि जी। अभी हमारे बीच में हमारे मान्यवर रिटायर्ड इंजीनियर हमारे भागचंद जी जुड़ गए हैं। भागचंद साहब अपने राजस्थान से, वो माइंस के ऊपर क्लास ले रहे हैं, माइंस बिजनेस पे बताते हैं। तो अब मैं आपको उनका मैं वेलकम करूंगा, आप आइए। और मैं मान्यवर डॉक्टर धनीराम जी से अपील करूंगा कि अब आप आज की क्लास को आप शुरू कीजिए। माइक आपके हवाले हम करते हैं, मान्यवर डॉक्टर धनीराम जी प्लीज़। जय भीम सर। जय भीम, जय मूल निवासी सर। जय भीम, जय जय भीम। संविधान। अब मान्यवर डॉक्टर धनीराम जी अब रखेंगे अपनी बात, भागचंद जी बाद में लास्ट हिस्से में। अब हाँ जी सर। डॉक्टर साहब प्लीज़, वेलकम डॉक्टर साहब। सर जी, सर सादर नमन मेरा आपको, डॉक्टर साहब को आपका स्वागत है। सर अपना अपना माइक्रोफोन ऑन कीजिए डॉक्टर साहब मेरा प्लीज़। माइक मेरा डॉक्टर चालू है ना साहब सर? आपका माइक्रोफोन, हाँ प्लीज़, नाउ 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 स्टार्ट जी। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ अब आ सर, आ रही रही है, है, आ रही अब आ रही है। देखिए, सभी को है। नमो बुद्धाय, जय भीम, गुड इवनिंग। जय भीम सर, जय भीम, जय भीम, जय संविधान। साथियों, देखिए, जो आदरणीय अशोक भाई ने जो काम ये शुरू किया है, और जिस तरह से उन्होंने पूरे, उनका नाम अगर हम ये रख दें कि कनेक्टिंग इंडिया, तो यहाँ पे ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। जिस तरह से वो ग्रास रूट पे जाकर के और सभी लोगों को जोड़ रहे हैं, सबसे पहले तो उनको साधुवाद।
अभी हमारे वकील साहब उन्होंने इतना मतलब कहा कि वो जो लॉ एस्पिरेंट्स स्टूडेंट्स हैं उनकी तैयारी कराने में मदद कर रहे हैं, तो उनको भी धन्यवाद। साथ ही सभी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इतना पवित्र काम करने पे लगे हुए हैं। मेरा परिचय मैं रामजस कॉलेज में हूँ और रामजस कॉलेज में के साथ जो है मेरी एक यूपीएससी रामजस कॉलेज विंग है आईएएस की, तो मैंने आज तक किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया। वो हम जो है बच्चों को फ्री ही गाइडेंस करते हैं। किसी भी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम अपने बच्चों को आ रही है कहीं पर भी, कोई भी इंडिया में गरीब बच्चा हो, अपने बच्चे हो, SC ST OBC हो, तो हम उनकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं। और कोई भी बच्चा बुधवार के दिन 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक रामजस कॉलेज विजिट भी कर सकते हैं। अब मैं ये चाहूँगा कि आज का जो सेशन है जो हमारा रखा है कि आखिरकार हमारे स्टूडेंट्स को और कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिनको करके बहुत सारे स्टूडेंट्स या पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं कि वो खर्चा भी करना चाहते हैं, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कई बार बच्चों को सही मायने में 11th लेवल पर ही या इनिशियल लेवल पर ही उनको ये गाइड नहीं किया जाता कि कौन कौन से कोर्सेस लें, कौन कौन सी पढ़ाई करें, कौन कौन से उनको फ्यूचर में उनसे अगर इनिशियली लेवल पर उनकी पकड़ हो जाती है तो किस तरह से उनको लाभान्वित किया जा सकता है। तो मैं साथ ही ये कहना चाहूँगा कि अगर मेरे स्टूडेंट बात सुन रहे हो और अगर उनके कुछ क्वेश्चंस हो तो वो अपने क्वेश्चंस अगर लें, तो मैं आई वुड लाइक टू से कि ज़्यादा कंफर्टेबल उनकी जो क्वारी होंगी उनको अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दूँ तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप में से अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पहले वो पूछ लीजिए। सर मैं पूछना चाहता हूँ एक सवाल आपसे कि ये जो नई शिक्षा नीति जो सरकार ने, भारत सरकार ने अभी लागू की है, तो इसका आने वाले एडमिशन्स पे, कॉलेज में एडमिशन्स में 12th के बाद जो बच्चे आएंगे उन पे क्या फ़र्क पड़ेगा? और दिल्ली विश्वविद्यालय का उस पर क्या, जैसे उन्होंने कहा कि एग्ज़ाम देना पड़ेगा एक इंट्रेंस टेस्ट 12th के बाद पास करने के बाद भी, तो क्या वो अभी से शुरू हो जाएगा या उसको बाद में नेक्स्ट ईयर से शुरू करेंगे? देखिए वो पिछली साल से शुरू हो चुका है, ये दूसरा हमारा मतलब उसमें आएगा और वो CUET एग्ज़ाम होता है। तो हमारे जितने जो बच्चे हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए इच्छुक हैं उन्होंने फॉर्म भर दिया होगा और हमारी वो लास्ट डेट भी निकल चुकी है, तो उनको एग्ज़ाम देने के बाद ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। ये हमारा दूसरा साल है, पहले हम कर चुके हैं मानवर अज्ञानी साहब। अच्छा जी, तो मतलब पिछले साल से ही आपने लागू कर दिया है नई शिक्षा नीति का जो फॉर्मेट है? जी, ये दूसरी साल है हमारी। अच्छा, जो जिन लोगों को पता नहीं है, क्योंकि मेरे जैसे आदमी को भी नहीं पता, तो अगर जिनको नहीं पता है और वो अभी एडमिशन के लिए अब कोशिश करेंगे तो कोई रास्ता है उसका? तो इसीलिए तो हम आपको सादी बात दे रहे हैं कि आपने जिस तरह से ऑर्गेनाइज किया है, कम से कम जिनको नहीं पता था, तो इसके माध्यम से जो नई नई चीजें हैं, मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ हूँ, यहाँ जितनी सारी चीजें हैं तो वो बच्चे मतलब आपके माध्यम से मुझे पूछ सकते हैं। और बात आपकी रही कि क्या उनके लिए कोई दूसरा अल्टरनेटिव विकल्प है, तो इसका आंसर है बिल्कुल बिग नो। क्यों जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरे हैं या जो CUET में नहीं आ पाएंगे उनका एडमिशन किसी भी तरह से नहीं होगा। जी, और कोई साथी सवाल पूछें? उनके कोई साथी पूछे? रवि जी आप या पूजा जी आप पूछें, या सानू जी आप भी, आपका भी स्वागत है। तो आप सवाल रखें। प्रिया जूही आप भी रख सकती हैं, अपने कोर्स से जुड़े साहब स्पेशल लॉ और उसके तो बहुत मास्टर हैं, बिल्कुल तो पढ़ाते, उसके तो बिल्कुल ही पूरे उनका विषय है ये पसंदीदा। तो कोई भी साथी कोई सवाल पूछे तो उसके ऊपर फिर वो अपना लेक्चर शुरू कर सकते हैं, आसान होगा। जी तो सर आप अपना एक शुरू रखिए, क्योंकि अभी इनको कुछ वो नहीं आ रहा होगा, तो आप प्लीज आप अपना हेलो हेलो जी बोलिए। हेलो हाँ गुड जी इवनिंग सर। बोलिए आपकी आवाज़ आ रही है। हेलो। हाँ जी, आवाज़ आ रही है आपकी शानू जी। हाँ सर, मुझे ये बताइए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में रिक्रूटमेंट के क्या चांसेस हैं? देखिए रिक्रूटमेंट 2 तरह का है, एक तो टीचिंग में, एक नॉन टीचिंग में। और टीचिंग का रिक्रूटमेंट चल रहा है, नॉन टीचिंग के अभी एज एंड व्हेन उनके एडवर्टाइज होगा और उसके बाद एप्लीकेंट अपना फॉर्म भरेंगे और उसके बाद फिर उनके रिक्रूटमेंट किए जाएंगे।
सर जैसे कि मैं अभी पीएचडी कर रही हूँ, मुझे टीचिंग ही करनी है। मेरा जेआरएफ है अप्लाइड जियोलॉजी में, अर्थ साइंसेस में जेआरएफ है। तो क्या जियोलॉजी डिपार्टमेंट में अभी वैकेंसी है? आप आप किस डिपार्टमेंट के जियोलॉजी जियोलॉजी हैं जी? जी जियोलॉजी सर, जियोलॉजी। हाँ, तो उसके तो जो है ना, माना कि कुछ कम कॉलेजों में है, लेकिन हमारी कॉलेज में उनके एडवर्टाइज हुए थे, हमारी रामदेव कॉलेज में भी हुआ था। तो ऐसे ही आप जो है ना, जो जो एडवर्टाइज है उनके फॉर्म भरें, और जहाँ पर भी आपका आता है, तो अगर कुछ हमारे लेवल पर कुछ हो सकेगा तो एज एंड व्हेन आपका कोई इंटरव्यू होता है तो बताना। ओके ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इट्स माय सर। ड्यूटी। हाँ जी सर, थोड़ा अब आप है ना, ये जो अब भविष्य जो कैरियर डेवलपमेंट के ऊपर आप थोड़ा सा बता दीजिए हमारे स्टूडेंट्स को या कुछ लोगों को, जो जिससे कि वो आगे अपना जो कोर्सेज हैं अपना कैसे कैरियर बढ़ाएं, कैसे आगे बढ़ें। क्योंकि चुनौती अब स्किल डेवलपमेंट की भी है, साथ में टेक्निकल एजुकेशन की भी है, जिससे कि पढ़ाई के साथ साथ रोजगार भी पा सकें। उसके लिए थोड़ा सा आप कृपया बताएं। देखिए, सभी जो अभिभावक हैं, स्टूडेंट्स हैं, समाज के जागृत हैं, सबसे पहले तो वो समाज में 2 चीज़ फैलाएं। नंबर 1, वो किसी भी मातृभाषा में अपनी स्टडी करें, मेरा उससे कोई विरोध नहीं है, वो करें, लेकिन अपने बच्चों को इंग्लिश जरूर सिखाएं। दूसरा चीज़, इंग्लिश के साथ साथ में अपने बच्चों को ये भी कहें कि वो हर हालत में वो कंप्यूटर का ज्ञान उनका होना जरूरी है। तो किसी भी सेक्टर में जाना हो, चाहे वो कोई भी आज की डेट में चुनता हो, उसको इंग्लिश और कंप्यूटर दोनों चीज़ों का आना बहुत ज़रूरी है। द अपकमिंग एंटायर फ्यूचर विल डिपेंड ऑन दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एआई के बारे में अभी से बच्चों को जो नहीं जान पा रहे हैं, तो उनके माता पिता को अपने बच्चों को ये शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। अब बात रही आपकी कि कौन बच्चा क्या करे और उनका कैरियर में किस तरह से उनका अपॉर्चुनिटीज़ है। तो देखिए, 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो यह है कि बच्चे का खुद का इंटरेस्ट क्या है। दूसरा यह है कि जैसे मान लो मैं खुद मतलब इस सब चीज़ को बच्चों को गाइड करता रहता हूँ कि कौन सा कोर्स करके वो क्या कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लीजिए, किसी बच्चे ने अगर कॉमर्स से अपनी एजुकेशन प्राप्त की है, चाहे उसने 10+2 किया है, चाहे उसने बीकॉम किया है, तो उसके बाद में बच्चा 10+2 के बाद में स्टूडेंट जो है। सर एक मिनट, भागचंद जी अपना वो माइक्रोफोन ऑफ करिए प्लीज, आवाज आ रही है। हाँ सर। अपना माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए। हाँ, यस सर। हाँ सर, प्लीज कंटिन्यू। हाँ ठीक। तो कोई बच्चा जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो वो बच्चा सीए कर सकता है। जो कॉमर्स का बच्चा है वो जो है कंपनी सेक्रेटरी कर सकता है। और वही स्टूडेंट जो है आज की डेट में अगर यूपीएससी एस्पिरेंट्स है, तो वो आईएएस की तैयारी भी कर सकता है। तो यूपीएससी तो खैर ऐसा नहीं है कि कॉमर्स का ही हो, वो चाहे आर्ट का हो, साइंस का हो, आपका कॉमर्स का हो, वो किसी भी कोर्स का हो, यूपीएससी सबके लिए खुला हुआ है। हाँ, कुछ चीज़ ऐसी है कि जिनमें साइंस के स्टूडेंट्स की जरूरत है, जैसे केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री में बहुत सारे जो जहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन है या केमिकल की रिसर्च होती है, उसमें कॉमर्स का बच्चा या आर्ट्स का बच्चा काम नहीं करेगा। वैसे ही अगर जर्नलिज्म में जाना है, तो जो बच्चे जो लैंग्वेज है, ये चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, तो जो बच्चे इंग्लिश और हिंदी दोनों में पारंगत हैं, तो ऐसी सिचुएशन में वो बच्चे जर्नलिज्म में भी जा सकते हैं। तो उनके लिए उनका आज की टाइम में, जैसे आप देख रहे होंगे यूट्यूब है, तो जिसका बच्चे ने अगर कर भी लिया है, अगर उसका कंटेंट बहुत अच्छा है और अगर उसने अपना यूट्यूब ही पे अपने कंटेंट सर्कुलेट करते हैं, अपने शेयर करते हैं, तो मेरे हिसाब से आज की तारीख में भागचंद जी प्लीज अपना माइक्रोफोन ऑफ करिए। माइक्रोफोन आवाज आ रही है, प्लीज। अरे फोन लाओ नहीं। माइक्रोफोन ऑफ करिए भागचंद जी। तो बच्चों को ये सारे के सारे जो आज की डेट में जो मैंने आपको बताया कि मीडिया में भी जा सकते हैं, सीए भी बन सकते हैं, और जो जैसे कोई बच्चा इसी तरह का है एलएलबी के अंतर्गत भी कोई कोर्स स्पेसिफिक नहीं है, उसमें बीकॉम का भी जा सकता है, बीए का भी जा सकता है, बीएससी का भी जा सकता है। तो ये उनके लिए है।
अब एक चीज़ और मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा कि जैसे मान लो कोई कहते हैं कि मैं तो बच्चा ज़्यादा नहीं पढ़ा सकता, तो वो लोग वोकेशनल जो हमारे दिल्ली सरकार के हैं वो वोकेशनल ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, और वोकेशनल ट्रेनिंग करने के बाद में बच्चा 10वीं क्लास के या 12वीं क्लास के बाद ही वो उसको नौकरी लग सकती है या वो अपना काम कर सकता है। तो ये स्टूडेंट स्पेसिफिक भी है कि आखिरकार वो पेरेंट्स या बच्चा, क्योंकि होता तो ऐसे कि बच्चा अपनी तरफ से अगर कहता है, अगर वो उस चीज़ को करता है तो हमें आसानी होती है उसको गाइड करना। लेकिन कोई बच्चा अगर ऐसा हो कि उसे पता ही नहीं हो तो वो बताए। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर किसी के क्वेश्चंस इस तरह के हों तो मैं उनको क्लैरिफाई करने के लिए बहुत अच्छा हूँ। बाकी मेरी तरफ से जो वाकई में उनको बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, जिन जिन कोर्सेज में वो जाना चाहते हैं, तो मैंने सारे के सारे आपको गिरा दिए कि वो इनकी तैयारी कर सकते हैं इन शॉर्ट में। जी सर, एक्चुअली हमारे पास वो एलएलबी के स्टूडेंट हैं हमारे यहाँ पे, आपके पास अभी यहाँ पर मौजूद हैं। वो एलएलबी अभी कर रहे हैं, और कुछ हमारे एडवोकेट हैं, एडवोकेट रवि जी भी हैं, एडवोकेट कविता जी भी आ गई हैं, और मैं भी लीगल काम कुछ करता हूँ। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं हमारे यूपी से हैं, तो हिंदी में ये थोड़ा अंग्रेजी में, जैसे आपने कहा अंग्रेजी और कंप्यूटर बहुत ज़रूरी है, तो उसमें इनको ऐसा थोड़ा सा कुछ गाइड कीजिए कि एलएलबी में ये किस तरह से करेगी जिससे कि नेशनल लेवल पर ये अपने उसको वकालत को कर पाएँ, किस तरह की ये तैयारी करें, कौन सी किताबें पढ़ें, क्या करें, जिससे कि प्लीज़ है ना ये आगे बढ़ पाएँ। देखिए आपने दो चीज़ एकदम पूछी है कि जी ऐसा किताब बताओ। तो देखिए इनके लिए तो सीपीसी और सीआरपीसी दोनों इनके लिए वायबल है। सबसे पहले तो ये संविधान जी और ये दो किताब अगर इनका अच्छी तरह से मतलब ये सेक्शन के रूप में डिवाइड कर सकते हैं, चैप्टर के रूप में डिवाइड कर सकते हैं, तो एक तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रोविजंस और उसमें भी फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज और प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये हर एक जो एलएलबी कर रहे हैं या जो लॉ की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अगर मान लो उनको कुछ भी नहीं कहीं पे पता चल रहा तो वो खड़े होकर के कम से कम ये कह सकते हैं कि साहब ये तो प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वायलेशन है। तो जितने सारे केस हो और किसी भी तरह के केस हो, कोई भी केस कोई भी न्यायालय में ऐसा कोई होएगा ही नहीं जो कि प्रीएम्बल के कंटेंट का वायलेशन नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा सभी जो हमारे साथी हैं, जो एडवोकेट्स भी हैं, वो तो पहले से ही जानते हैं, उनको तो समझ लो कि सूरज को रोशनी दिखाने वाली बात कर दी आपने भी। वो एलएलबी कर चुके हैं तो इसका मतलब उनको अच्छी नॉलेज है। लेकिन हाँ, हम दोनों के दोनों एक प्लेटफॉर्म पे तो डिस्कस कर सकते हैं कि इनको और तार्किक कैसे बनाया जाए। तो उसके लिए तार्किक बनाने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है कि बारंबार जो है, एक तो हमें प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो कंटेंट हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज किया जाए। दूसरा एक ऐसा भी है जो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि हमारे बच्चे जो एलएलबी कर रहे हैं वो 1 महीना में कहीं पर कोई एक स्थान ऐसा चुने जिनको कि जो समस्याएं आई हैं ड्यूरिंग दी प्रैक्टिकल, तो वो बच्चे सारे के सारे मिलकर के उन समस्याओं को भी डिस्कस कर सकते हैं। तो वो एक डॉक्यूमेंटेशन अगर बनाए, जैसे मेरा एक्सपीरियंस होगा, आपका होगा या किसी दूसरों का होगा, तो उन डॉक्यूमेंटेशन से हमें एक दूसरे से सहायता मिलती है और इस तरह से हम बहुत ज़्यादा बलवान बनते हैं। जी ज्ञानी जी। जी सर, हाँ देखिए ये मैं भी कोर्ट में, पूरे देश के कोर्टों में जाता हूँ, दिल्ली में भी मैं हाई कोर्ट तक भी और सुप्रीम कोर्ट तक भी जाता हूँ, तो वहाँ मैं देखता हूँ कि नीचे लेवल पे तो खैर हिंदी वगैरह चल जाती है, लेकिन हाई कोर्ट में तो और सुप्रीम कोर्ट में तो सिर्फ अंग्रेजी का ही काम है। तो मैं खास तौर पे इस बात को कहना चाहता हूँ कि हम अंग्रेजी के लिए आसानी से, क्योंकि हमारे लोगों के पास रिसोर्सेज कम है, पैसे कम है, तो हम क्या करें कि अंग्रेजी को हम ऑनलाइन या सोशल मीडिया पे या किस तरह कुछ एडवाइस कीजिए कि हम आसानी तरीके से या किस तरीके से हम प्रैक्टिस करें घर में कि हम उसको सीख पाएँ आसानी से। देखिए दो चीज़ बहुत स्पष्ट है, जो हमारे एलएलबी भाई कर रहे हैं या जो कर चुके हैं उनको ऑलरेडी अंग्रेजी भी आती है। हाँ, अब आपकी बात ये हो सकती है कि जी हाई कोर्ट है तो देखो कुछ चीज़ हेजिटेशन की भी होती है। ऐसा नहीं है कि जो एलएलबी कर रहे हैं और हाई कोर्ट में जब प्रैक्टिकल करते हैं, जो दूसरे फर्म्स के साथ जुड़ते हैं, तो मेरा उनको यही सजेशन होगा कि बजाय इंडिपेंडेंट काम करने के पहले वो किसी कंपनी के साथ जुड़ें, तो फिर वहाँ से जो रोजाना की उनकी ड्राफ्टिंग है उसको देखें। दूसरे आजकल के जितने सारे जो फॉर्म्स हैं वो इंटरनेट पर भी अवेलेबल होते हैं कि भाई बेल एप्लीकेशन कैसे लगानी है या कोई सिविल आपको एप्लीकेशन देनी है तो किस तरह से देनी है,
या जो कोई लोअर कोर्ट में चल रहा है और हाई कोर्ट में केस चल रहा है, सेम पार्टी है, तो सेक्शन 10 के अंतर्गत मतलब किस तरह से एप्लीकेशन लगाई जाए। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक्स हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत आसान है, इनमें किसी तरह की कोई रूटीन लैंग्वेज होती है, वो थोड़ा 2-4 सेंटेंस वो आपने बढ़ा लेते हैं, तो वो दिक्कत लैंग्वेज की नहीं आएगी, क्योंकि लैंग्वेज तो LLB करने के बाद में 50% तो उनको आती है। वो तो प्रैक्टिकल में जब जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ तो दूसरों से सीख लेते हैं, फिर वो अपना नोटबुक बनाए। तो जहाँ जहाँ पर उनको लगता है कि ये चीज़ नहीं सीखी है या इससे उनको फ़ायदा होता है, तो मैंने पहले ही एक शब्द कहा था कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए अपना रजिस्टर, अपनी नोटबुक, अपनी डायरी ज़रूर मेरे साथी मेंटेन करें, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे लॉयर भाई हैं, या आप भी एक समाज में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तो अपनी एक डायरी ज़रूर होनी चाहिए। और जो चीज़ आपको अनुभव होता है, जो शब्द कोई नया मिलता है, जैसे मेरे से बात कर रहे हैं, तो सिर्फ मेरे जैसे आदमी से एक लेक्चर कराने के बाद इतना प्रोफेशनल और हाईली प्रोफेशनल है, जो कि मैं एक एक शब्द जो बोलूँ, अगर बच्चे उसको नोट डाउन ना करें तो वो न तो मेरे से बहस करेंगे कि जी आपने ये बोला था चैनल पे, जब आदरणीय अशोक अज्ञानी जी ने जब ऑर्गेनाइज किया था, तो बताओ जब वो नहीं लिखेंगे तो मेरे से ही बहस नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जैसे बात भी करते तो उनको भी लिखें। हो सकता है कि हमने 100 बात बोली, एक बात हमसे भी तो गलत निकल सकती है ना, तो हमें वो करेक्ट करने का भी मौका मिल सकता है। साथ ही जो बच्चा लिखता है, जो डॉक्यूमेंटेशन रखता है, उसकी जो बुद्धि होती है वो ज़्यादा अच्छी तरह से सोच सकता है, वो बहुत ज़्यादा तार्किक तरह से सोच सकता है। तो मेरे हिसाब से एक डॉक्यूमेंटेशन, मतलब इसको बोलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में वो अपनी पर्सनल डायरी मेंटेन करते हैं। तो मुझे लगता है चाहे वो केस डायरी हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे लोअर कोर्ट हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे कोई प्रोफेसर हो, उनको बहुत ज़्यादा इसमें लाभ मिलता है। जी हाँ, बहुत बढ़िया सर। आपने एक बहुत अच्छी बात ये बताई कि हम डायरी तो मेंटेन बहुत ही कम लोग करते हैं, और डायरी तो इसलिए भी मेंटेन होनी चाहिए कि हम अपना अगला शेड्यूल नेक्स्ट डे का बना पाए, नहीं तो टाइम ख़राब होता है हमारा। तो अभी हमारे अवधेश जी ये देहरादून से हैं, नौजवान, ये आपसे कुछ पूछना चाहते हैं सर। हेलो बोलिए अवधेश जी, बोलिए। सर, नमस्कार सभी लोगों को मेरा। जी जी नमस्कार। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी एज लगभग 30 के आसपास मेरी एज है, और मेरा मन था कि LLB करने का। तो LLB करने के बाद मुझे कुछ बेनिफिट मिल सकता है क्या? नहीं, उसमें एज लिमिट कोई नहीं है। नहीं सर, एज लिमिट तो नहीं है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि मतलब जो इनकम वगैरह है वो मतलब कितने दिन में मतलब शुरू हो जाती है, मतलब मेरा टाइम तो वेस्ट नहीं होगा। नहीं, आप दोबारा से अपना क्वेश्चन ये करेंगे। पूछ रहे हैं, अवधेश जी पूछ रहे हैं कि मैं अगर LLB करूं तो मैं उससे क्या अपना आजीविका चला सकता हूं, कुछ पैसे कमा सकता हूं, और कितने दिन में कमा सकता हूं, उसका मुझे कैसे लाभ मिल पाएगा, ये पूछना चाह रहे हैं। देखिए, जब तक LLB करने के वक्त में पैसा कमाने का सवाल है, वो तो नहीं कमा सकता। पहले उनको LLB करनी होगी, इसके कमाई का साधन तो LLB करने के बाद ही मिलता है। LLB के 2 साल अगर कर लेते हैं, अगर उनको कुछ नॉलेज हो जाती है, तो किसी सीए, किसी जो है लॉयर के यहाँ पर किसी कंपनी में वहाँ पर जाके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए अगर उनको स्टाइपेंड मिलता है, उससे कुछ कमाई हो सकती है। बाकी एज सच LLB से पहले कोई कमाई नहीं होती है। एक्चुअली सर, मैंने और भी कुछ लोगों से जानकारी ली है, तो वो उन लोगों का कहना ये होता है कि प्रॉपर वकील बनने के लिए 10 साल की प्रैक्टिस चाहिए। तो ऐसा है क्या? हेलो अरे हाँ सर ये पूछ रहे हैं कितना ड्यूरेशन, टाइम पीरियड कितना खर्च होता है 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद, कितने टाइम लगता है वकील बनने में। अवधेश जी अपना माइक ऑफ कर दीजिए, साहब बोलेंगे। अवधेश जी हाँ बोलिए सर, बताइए सर, बताइए। अवधेश जी सर, बताइए, सुन रहा हूँ मैं। शायद नेटवर्क नहीं आ पा रहा। दूसरे साथी भी अपना सवाल तैयार रखें, जो साथी। हाँ प्लीज़ बोलिए रवि जी। आप जवाब दे रहे हैं क्या आप? हाँ आप बोलिए। अवधेश जी, मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे कि आपने सवाल किया है कि
12th के बाद कितना समय लगेगा और ग्रेजुएशन के बाद कितना समय लगेगा। जी उसके बाद अगर लॉ के लिए आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए आपको अभी रवि जी ये सवाल तो जवाब तो डॉक्टर साहब को देने दीजिए। अभी तो सवाल जवाब उन्हीं को जवाब उनको देने दीजिए, सवाल करने का है। सर आप प्लीज़ आप बताइए। श्योर। जी अज्ञानी साहब बताओ। हाँ सर, ये अवधेश जी का सवाल ये है कि कितना टाइम लगेगा मुझे वकील बनने में, 12वीं के बाद या बीए के बाद? आप क्वेश्चन कीजिए ना। 12वीं के बाद 12वीं के बाद वकालत करने में कितना टाइम जाएगा, और बीए पास है तो बीए के बाद कितना टाइम जाएगा वकील बनने में? 12वीं के बाद में कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो कि 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स कराती हैं, उनके लिए है। लेकिन एलएलबी के बाद में 3 साल का है। अच्छा, बीए के बाद में 3 साल का है। 3 साल का है। तो अगर 12वीं के बाद डायरेक्ट बाकी करें कुछ तो यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं, जी कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिन्हें 5 साल का 10+2 के बाद में एडमिशन हो जाता है। अच्छा सर मैं ये पूछना चाहता हूँ सर एक मिनट सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि प्रॉपर वकील बनने के लिए कितने साल की ये प्रैक्टिस हम चाहिए बता होती है? देंगे, इसकी चिंता मत करो, ये रवि जी बता देंगे। अवधेश जी इसमें समय ना खराब करें, जी, सर जी। का बहुत कीमती समय, बड़ी मुश्किल से आए, हम दूसरे रेलिवेंट सवाल पूछ लेते हैं सर से बिल्कुल ना। सर, बिल्कुल। तो ओके सर, इसलिए ये तो हम ही बता देंगे आपको कितनी होगा। अब अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप कभी वकील नहीं बन सकते, पढ़ोगे तो आप जी, जी, सर। अच्छे से पास होके बन जाओगे। तो ये आपके ऊपर है। अभी आप बिल्कुल, माइक ऑफ कीजिए। सर ये बताइए सर, थोड़ा मैं आपसे जानना चाहता हूँ, SC/ST के जो स्टूडेंट्स हैं या युवा हैं, उनके लिए क्या विशेष पॉलिसीज यूनिवर्सिटियों में, सरकार में क्या क्या उसके लिए विशेष पॉलिसीज हैं जिससे कि उनको बेनिफिट मिलता है? प्लीज़ थोड़ा बताइए। देखिए उनके लिए तो जो एज यूजुअल है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है वो हर जगह इम्प्लीमेंटेड है। दूसरी चीज़, एक चीज़ जो बच्चों को ध्यान रखना चाहिए कि फाइनेंशियल असिस्टेंट एक हर एक कॉलेज में और हर एक इंस्टीट्यूट में होता है। तो वो अगर कोई भी बच्चा है तो एक उसके लिए एडिशनल अप्लाई कर सकता है। और वो उसकी अगर इनकम लो इनकम है तो हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के 53 कॉलेजेस हैं और सबको मिला के तो 73 हैं। तो हमारा क्या होता है कि बच्चों को फाइनेंशियल असिस्टेंट की भी एक सुविधा ये भी होती है कि सारा इंस्टीट्यूशंस जो है, जो कि बच्चों को ज़्यादातर नहीं पता होता है कि ऐसी भी कोई कमेटी होती है और ऐसी भी कोई फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलती है इंस्टीट्यूशन से। ये मुझे आपको बताना है कि अदर देन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बच्चों को फैसिलिटी देती है, उसके अलावा हमारे इंस्टीट्यूशंस में, हर एक इंस्टीट्यूशंस में एक फाइनेंशियल असिस्टेंट की कमेटी होती है। अगर किसी बच्चे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उनके पेरेंट्स जो है बियर नहीं कर सकते इंक्लूडिंग दी ट्यूशन फीस, तो वो हम कॉलेज लेवल पर और जितने सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेज हैं वो भी मदद करते हैं साहब। जी अच्छा सर, और सर ये एक बात और मेरे को जाननी थी, ये जो वकालत करके हम कौन कौन से कितने सारे प्रोफेशन कर सकते हैं? क्या वकालती का प्रैक्टिस ही कर सकते हैं? देखिए या उसमें और भी कुछ चीजें? एलएलबी करने, समझ गया मैं आपके क्वेश्चन, समझ गया। एलएलबी करने के बाद में अज्ञानी साहब, सबसे बड़ी बात है कि आज की डेट में देखिए जो कंपनीज हैं, स्पेशली जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो उनके लिए कंपनी सेक्रेटरी और एक जो लोकल जो लॉयर है वो उनको हायर जरूर ही करने पड़ते, मतलब एक ही कंपनी 10-10 लॉयर हायर करती है। तो जो एलएलबी का जो आज की डेट में जो प्रोफेशन है वो बहुत उच्च कोटि का। कोई जरूरी नहीं है कि आप जो वकालती करें, आपके पास में और भी ऑप्शंस है। जैसे आप जो है अपना एक डॉक्यूमेंटेशन का भी मतलब करा सकते हैं, 2 बच्चे रखें और आप जिस तरह से, जैसे कोई रेंट है, जैसे कोई आप मकान खरीदते बेचते हैं, उनकी एक राइटिंग के लिए कर सकते हैं। तो आप जो है राइटिंग के लिए भी अपनी एक इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योरशिप खोल सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो एलएलबी करने के बाद में जो लॉ नहीं करना चाहते, वो जज की भी तैयारी कर सकते हैं। जो बच्चे जज की भी तैयारी नहीं करना चाहते, वो लोग नौकरी भी कर सकते हैं। तो एलएलबी करने के बाद केवल यही नहीं है कि जी उसको कोई एलएलबी करने के बाद में वहाँ पे जाके किसी कोर्ट में जाकर के केवल जो है लॉयर ही बनना है, तो ऐसा नहीं है। उसके पास में भी बहुत सारे विकल्प मौजूद है। जी तो सर जैसे जी बहुत बढ़िया सर इसमें अभी जैसे हमारे सानू जी बैठी हैं जिन्होंने जूलॉजी में किया हुआ है, या ये बहुत रियर सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत कम इसमें अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं आगे नौकरियों की या बहुत सारे उसकी। तो इस तरह के और भी सब्जेक्ट्स हैं। तो अगर ये इस तरह के सब्जेक्ट करने के बाद सिर्फ नौकरी पे डिपेंड रहना, कुछ और भी कर सकते हैं जो अपना खुद भी अपना काम कुछ कर सकते हैं इसमें? देखिए इन सब युवाओं को एक आपके माध्यम से
इन सब युवाओं को आपके माध्यम से मैं एक सलाह देना चाहूँगा, अगर कहीं कोई सीरियस बच्चे हों जो आगे को कुछ भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, मैं बुधवार के दिन 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक रामजस कॉलेज में केवल मैं इन्हीं की समस्या सुनता हूँ। तो जो बच्चा अगर रामजस कॉलेज आ सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को इंडिविजुअली लेकर के या समाज की लेकर के, तो मैं इनको बाकायदा वहाँ पे और अच्छी तरह से, जैसे अब हम बात कर रहे हैं तो ये लिमिटेड टाइम है और लिमिटेड क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या है कि मैं 2 घंटे देता हूँ। तो कुछ युवा साथी है या जिनको जैसे अभी क्वेश्चन आया था कि मैंने JRF भी कर लिया और मैं PhD भी हूँ, तो ये एक बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं कि फल जो है ना पके हुए हैं। तो इनको जॉब मिलना, इनकी मदद किस तरह से की जाएगी, तो कई बार हम जानबूझ करके कुछ चीज़ें हम ऑनलाइन आपको नहीं बता सकते, जबकि वैसे बच्चे अगर मिलते हैं तो उनको बताते हैं कि भाई तुम इस तरह से भी जाओ, जरा वहाँ से भी उनसे बात करो, उनसे बात करो। तो ये तमाम चीज़ें कुछ ऐसी भी होती है कि बच्चों को एक मीटिंग 1 महीना में कम से कम 5 बच्चे आ जाएं, 10 बच्चे आ जाएं, कोई जरूर नहीं 100 बच्चे आए। तो ये भी हमारी तरफ से उनको एक सुविधा है, तो हमसे ही बात करने के लिए बुधवार के दिन आ सकते हैं। जी सर एक और चीज़ है स्कॉलरशिप पे कि हमारे जो 12th के बाद जो स्टूडेंट्स हैं SC/ST के या गरीब स्टूडेंट्स हैं जो अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, उनको स्कॉलरशिप का क्या प्रावधान है सर? मैंने आप दोनों चीज़ बताई। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा तो मिलती है स्कॉलरशिप उनको, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि उसके वो कब मिलेगी, कैसे फॉर्म, वो कई बार डिले भी हो जाता है। एक सारे कॉलेजेज में एक सुविधा और भी है, गरीब बच्चे वो अगर सर्टिफिकेट लगाते हैं अपने पेरेंट्स का, तो उनको कॉलेज लेवल पर भी कुछ सहायता मिलती है। और सर हमारे स्पोर्ट्स के भी कुछ यहाँ पर हैं, पूजा जी हैं जैसे कबड्डी प्लेयर हैं, चैंपियन हैं, तो जैसे हमारे स्पोर्ट्स में है, स्पोर्ट्स कोटा होता है क्या यूनिवर्सिटीज़ में? स्पोर्ट्स कोटा वो सबके लिए कॉमन है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये SC के लिए अलग है, कि ST के लिए अलग है, कि OBC के लिए, ऐसा कुछ क्लासिफिकेशन नहीं है। वो सब बच्चों के लिए, चाहे SC है, OBC है, जनरल है, कोई भी है, वो सबके लिए है, उसमें कोई किसी के लिए रिजर्वेशन नहीं है। अच्छा, उसमें SC के लिए नहीं है, उसमें स्पोर्ट्स में जो भी नहीं। अच्छा नहीं। चलो, एक ये भी कारण मुझे लग रहा है कि हमारे बच्चे SC/ST के हैं, स्पोर्ट्स कोटे में नहीं निकल पाते क्योंकि उनके लिए अलग से नहीं है। चलो खैर, एनीवे, तो सर ये और क्या आप कुछ स्पेसिफिक जानकारी आप देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप अपनी तरफ से कुछ सुझाव, कुछ स्पेसिफिक। देखिए मेरी तरफ से 3-4 चीज़ें हैं जो कि सबको लिखनी चाहिए। नंबर 1, आज का टाइम ये है कि सबसे पहले कोई बच्चा है या कोई सामाजिक प्राणी है या कोई टीचर है, चाहे कोई फार्मर ही क्यों ना हो, सबसे पहले तो उनको प्लान करना चाहिए, और प्लान करके वो अपने जो डायरी लिख रहे हैं वो अपना प्लान डायरी में लिखे कि मेरे को ये काम करना है, 1 हफ्ते में करना है, 15 दिन में करना है, 20 दिन में करना है, महीने में करना है। अब बच्चा पढ़ रहा है, कोर्स NEP आ गया है, NEP में तो ऐसे समझे 20-20 का मैच हो रहा है। अगर किसी बच्चे ने 1 हफ्ते की क्लास छोड़ दी, उसको समझ ही नहीं आएगा कुछ भी। दूसरा इसमें क्या है कि इसमें कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन है। अगर किसी बच्चे ने कुछ क्लासेस छोड़ दी या प्रैक्टिकल नहीं करा था, कितने पेरेंट्स को पता है और कितने बच्चों को पता है कि वो प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं मिलेंगे और अगले साल उस बच्चे को पढ़ना पड़ेगा। ये हमारी पॉलिसी है, जो कि 99% ना स्टूडेंट को पता है ना पेरेंट्स को पता है। NEP में ये सबसे बड़ी चीज, जो चीजें हैं उनको ना कोई पूछने आता है ना बच्चों को पता है। तो हम क्या करेंगे कि बच्चे को यहाँ तो फेल होगा ही होगा, अगले साल भी हम उसमें पढ़ाएंगे, चाहे वो प्रैक्टिकल में 1 में फेल हुआ हो, जो कि पब्लिक एट लार्ज को पता ही नहीं है कि ऐसी भी इसमें मतलब इस तरह का भी प्रोविजन है। एक तो ये है। दूसरा चीज क्या है कि उनको 1 हफ्ते 15 दिन के बाद भी खुद अपना एग्जीक्यूशन बनाए कि जो मैंने प्लान किया था, जैसे कोई कोर्स लिया उसने कि मैंने इस कोर्स की पढ़ाई करनी थी, अब देखिए क्या उसने उस कोर्स की पढ़ाई 15 दिन में जितना सोच रहा था कर ली है। जैसे कोई UPSC की तैयारी कर रहा है, तो UPSC में उसने लिया ज्योग्राफी, तो क्या उसने ज्योग्राफी उस 15 दिन पूरी कर ली है? अगर नहीं की है तो फिर उसने जो प्लान बनाया है उसके रिवाइज कर सकता है। तो नंबर 1 डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है। नंबर 2, वो बच्चा ने प्लान अगर कर लिया है तो जो एग्जीक्यूशन कर रहा है उससे उसको मैच भी करना है अपने आप ही। तो मेरे हिसाब से जो सेल्फ स्टडी है, सेल्फ मोटिवेशन है, और हर एक इंसान को, हर एक बच्चे को, उसको अपने आप को प्यार करना आना चाहिए। सबसे पहले वो सुबह जगह आई लव माई सेल्फ। जब कोई आदमी अपने आप से प्यार करेगा तभी तो संसार से दूसरों से प्यार करेगा। आप समझते हैं कि सुबह जगह वो दूसरों से प्यार करने लगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हर इंसान पहले अपने आप को प्यार करे। दूसरा चीज है कि आज की भागत आपाधापी की जिंदगी में थोड़ा वो प्राणायाम, इस ओर भी ध्यान देना बेहद जरूरी है। अदरवाइज तो देखने में आ रहा है बहुत सारे बच्चे बहुत शार्प हैं, लेकिन वो इतने अंडर प्रेशर हो जाते हैं कि बच्चे एग्जाम के टाइम पर
बीमार हो जाते। तो मेरे हिसाब से कम आधा घंटा हर बच्चा सुबह जग करके अपना ब्रश वगैरह करके आसन भी करे और प्राणायाम भी करे। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई उसको समाधि धारणा और दुनिया भर के आडम्बर में नहीं ले जा रहा, मैं एक सामान्य बात कह रहा हूँ कि थोड़ी थोड़ी सी एक्सरसाइज जो आसन है और जो केवल प्राणायाम है, इतना भी अगर बच्चा करता है तो उससे बहुत बड़ा फायदा उसकी पढ़ाई को मिलता है। तीसरी चीज ये रही कि जिन बच्चों को, जिन पेरेंट्स को यही नहीं पता कि जी हमारा इंटरेस्ट क्या है या हम ये कोर्स कर रहे हैं तो हम काय की तैयारी करें, उसके लिए भी हमारे पास वो भी गाइड कर सकते हैं। बाकी की चीजें ऐसा है कि जो आज का जो युवा है, हमने 3 प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है। एक तो नशे में पड़ गए बच्चे, तो पेरेंट्स को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए क्या उनका बच्चा किसी भी तरह का कोई नशा तो नहीं करता है। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत है कि उनको ये करना चाहिए कि एक दिन में चाहे 1 घंटा है चाहे 2 घंटा से कम ये मोबाइल फोन है, संकल्प लें कि भाई मैं ये 1 घंटा मोबाइल फोन नहीं यूज करूंगा या 2 घंटे मोबाइल फोन नहीं करूंगा। ये माना कि आज की डेट में ऑनलाइन पढ़ाई और मोबाइल भी जरूरी है, लेकिन अब तो ये बहुत जरूरी है कि कम से कम 1-2 घंटा बच्चा जो है आपका इस मोबाइल फोन को नहीं यूज करे। तो ये सबसे बड़ा काम है आज की डेट में, मोबाइल फोन को नहीं यूज करना बहुत बड़ा काम है। तो ये 4-5 मेरे सजेशंस हैं, ये सभी के लिए हैं, युवाओं के लिए हैं, वकीलों के लिए हैं, प्रोफेसरों के लिए हैं, पब्लिक एट लार्ज के लिए हैं, आप जैसे समाज सेवी उच्च कोटि के जो मतलब पूरे भारत को कनेक्ट करने पे लगे हुए, उन सबको करना चाहिए सब लोग। ओवर टू यू सर। अभी हमारे रवि जी, एडवोकेट रवि साहब ने हैंड रेज किया है, कुछ पूछना चाहते हैं, प्लीज रवि जी। जी रवि साहब। और सर अभी जैसे कि बुक्स के बारे में कुछ मैं इनपुट इसमें ये देना चाहता था। बुक्स के बारे में जैसे कि अभी पूछा जा रहा था, तो बुक्स के बारे में हमारे पास जो यूनिवर्सल पब्लिकेशंस की बहुत अच्छी लॉ की बुक्स हैं और उसमें लेक्सिस आप मुझे बता रहे हैं कि मुझे पूछ रहे हैं, ये बता। नहीं सर, मैंने जो क्वेश्चन आया था वो उस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफाइन देखिए, आप ना जो मर्जी पूछ सकते हैं, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये जो चीज आपको चाहिए जो मेरे पास है मैं आपको बता दूंगा। और इन एडिशन आप एक लॉयर हैं, आपके पास में जो चीजें हैं तो उनको बच्चों को बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बता रहे हैं कि मुझे पूछ रहे हैं। नो आई एम नॉट आस्किंग यू, मैं जस्ट जो आपने जो कैरी ऑन किया था मैं उसको इनपुट दे रहा हूँ। यू आर परफेक्टली ओके। मैंने लिमिटेड टाइम में जो हो सकता है सीआरपीसी और आईपीसी और दूसरा चीज काउंसिल ऑफ इंडिया, ये मैंने मिनिमम चीज बताई थी। आज के वकील अगर इसको पहले फंडामेंटली क्लियर कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि जो आप जिन किताबों में कह रहे हैं उनको 15 दिन के अंदर कोई भी पढ़ने के बाद में सबको पढ़ा देगा। वो मैं दूध बता रहा हूँ कि दूध पीने के बाद में आप मक्खन भी उसमें से निकाल सकते हैं, घी भी निकाल सकते हैं, मट्ठा भी निकाल सकते हैं, सब कुछ हो रहा है। मैं आपको दूध पिला रहा हूँ अभी, मैं आपको ये नहीं कि जी इसमें से ये मट्ठा बनेगा, इसमें से घी बनेगा, मैं दही, ये सब नहीं आपको बता रहा अभी। अगर उसमें माइनस ले आओगे तो फिर मेरा लेक्चर 2-2.5 घंटे के लिए रखिए और फिर पूरे पब्लिक एट लार्ज से सारा का सारा एक ही विषय पर दोबारा लेक्चर हो सकता है। एब्सोल्युटली जी। भागचंद जी आपने हाथ उठाया, आप पूछना चाहते हैं कुछ? भागचंद जी माइक्रोफोन ऑन करिए, अपना माइक्रोफोन का निशान है उसको ऑन करो। हाँ बोलिए सर जी। दानी साहब को मेरा सर नमन सर, नमस्ते, जय भीम। आपको भी नमस्कार। हाँ सर, मैं रिटायर्ड हूँ, माइनिंग इंजीनियर हूँ मैं, और मैं अशोक जी के साथ रह के इनको जो मुझसे हो सकता है असिस्ट कर रहा हूँ मैं इनको। अब सर क्या है कि मैं इस समाज में अभी एक समाज सेवक के हिसाब से मैं काम करना चाह रहा हूँ और मेरी ये इच्छा है कि मैं समाज को कुछ आया हूँ उस जिंदगी में तो कुछ दे के जाऊँ। अब ये मेरी बाबा साहब के प्रति ये भावना समझे या मेरा अपना जो मैंने जिंदगी में कुछ पाया है उनकी बदल से उनके प्रति मैं कुछ देना चाह रहा हूँ। तो कैसे मैं हाउ कैन आई पे रिटर्न टू माय सोसाइटी कि मेरे बाबा साहब के प्रति मैं अपना समर्पण दे सकूं उनको और कर सकूं कुछ काम। और मैं अपने मन में भी सर ये लेके जाऊं कि भाई मैं आया हूं जिंदगी में तो कुछ करूं सर इस दुनिया में आके। तो इस रिगार्डिंग आप थोड़े कोई बात नहीं, समझ गया आपका क्वेश्चन, समझ गया। देखिए सबसे पहले तो जहाँ अशोक जी का आपने नाम लिया तो वो आपने देखे होंगे कि निस्वार्थ सेवक की सोसाइटी काम कर रहे हैं। अब देखिए आपकी क्षमताओं के ऊपर है, आपके पास अगर बुद्धि बल है तो आप किसी को लेक्चर के माध्यम से आप अपने मतलब चीजों को ऐसे पहुंचा सकते हैं। आपके पास अगर पैसा है तो किसी गरीब बच्चे की फाइनेंशियली मदद कर सकते हैं।
आपके Right, पास right. पैसा भी नहीं है और आपके पास ये भी नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं, अज्ञानी साहब के साथ में जुड़ करके उनको आप जो है एक जो असिस्टेंट होती है, जैसे कोई काम जी। करते हैं तो उनको भी अपना स्टाफ होता है, तो आप जी, उनके जी। साथ रह करके उनको ऐसे मदद कर सकते हैं। तो जी, आपके बहुत पास में ये निर्भर करेगा कि आपकी क्षमताएं और आपके पास चीज है क्या, उसका मुझे नहीं पता है। अगर आप जी, मुझे जी। बताएंगे कि मेरे पास ये चीज है, तो मैं ये बता दूंगा कि इसके यूटिलाइजेशन ऐसे कर सकते हैं। हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छा सर। आपसे इसलिए मुझे अच्छा लगा कि डॉक्टर साहब आए हैं और मेरे दोस्त ने ऐसे बताया कि भाई उनसे आप आज मुलाकात कर लीजिए। ये सारा क्रेडिट जो है ना आदरणीय हाँ, अशोक हाँ। गजती को जाता है। हाँ सर, सर बहुत जी अच्छा लग रहा है हमें कि भाई हम भी इनके साथ असिस्ट हो पाए हैं। जी वो भागचंद पूरे जी, समाज के लिए अब थोड़ा कर रहे हैं, टाइम सारा का कम है सारा 24 घंटे तो के हाँ हमारे सर। लिए तो। सर हेलो। हाँ जी सर। जी हेलो। हाँ सर हेलो। जी 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 हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ अभी आपसे, आप हमें बहुत मदद करते हैं हमेशा से, और ये सर ये जो भी कुछ मैं कर पा रहा हूँ या हमारे साथी कर पा रहे हैं, ये आपकी प्रेरणा है जो आप इतने वर्षों से हमें मदद करते हैं। खासतौर पर मुझे आपने बहुत मदद की है, और आप सुबह ही 8 बजे 7 बजे उठ करके आप सेशन देते हैं, बड़ी बात है। इतना बड़ा विद्वान आदमी, इतने वरिष्ठ प्रोफेसर मैंने देखा नहीं कि इतनी सद्भाव के साथ और विनम्रता के साथ आप खुद फ़ोन करते हैं मुझे हमेशा से। तो मैं आपका धन्यवाद अदा कर रहा हूँ इस बात के लिए। और दूसरा, हमारी पूरी टीम के तकरीबन जो इस पाठशाला को चला रहे हैं, वाल्मीकि पाठशाला को, उसमें एडवोकेट रवि जी, हमारे भागचंद जी उसमें माइंस पढ़ा रहे हैं, एडवोकेट रवि जी का लॉ पढ़ा रहे हैं, और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एडवोकेट कविता जी वो आईपीसी पढ़ा रही हैं, सानू जी वो जूलॉजी और ज्योग्राफी पढ़ा रही हैं, और अभी अक्षय कुमार जुड़े हैं, अक्षय कुमार जी वो हिस्ट्री और होटल मैनेजमेंट का वो देख रहे हैं। तो ऐसे हमारे तमाम, और हमारी जो पूजा जी हैं वो अभी स्पोर्ट्स पे क्लासेस लेंगे। एक पूरी टीम बन गई है ऑल इंडिया में बड़ी। तो मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि इस वाल्मीकि पाठशाला को हम और कैसे बेहतर कर पाएँ, इसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहते हैं और कैसे हम इसको जन जन तक पहुँचाएँ। प्लीज़ वाल्मीकि पाठशाला के बारे में अपने कुछ शब्द रखिए। देखिए साहब, इसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि आप दिल्ली को डिस्ट्रिक्ट वाइज मतलब लीजिए, और उसमें से ऐसा कीजिए कि जो मान्यवर 4-5 आदमियों को हर डिस्ट्रिक्ट में आइडेंटिफाई कीजिए। और ये जो क्वेश्चन मेरे से आपने करा है, ये क्वेश्चन उन सब तमाम लोगों के सामने रखा जाए कि भाई ये हमारा एक संगठन है और ये कोई व्यक्तिगत संगठन नहीं है, एक सामाजिक संगठन है। तो आप इसमें जिस भी तरह से मदद करना चाहें, जैसे मैंने अभी उनसे कहा था कि भाई कोई आदमी आपको अपनी विद्वत्ता से मतलब मदद कर सकता है, कोई राइटिंग से मदद कर सकता है, कोई फाइनेंशियली मदद कर सकता है, कोई आपके साथ दे करके मदद कर सकता है, कोई और नहीं तो आपको कहीं जगह मिलती है तो मान लो कोई ईंट गारा चूरा जिस तरह से भी कोई लेबर से कर सकता है। तो ये सामाजिक काम जो है ना हर तरह से होते हैं, और जो जिस तरह से कोई मदद करना चाहे एक तो उस तरह से मदद ली जाए। दूसरा आपका रहा कि इसको कैसे, तो मेरे हिसाब से कम आप 1 महीना में, चाहे आपके पास गिने चुने बुद्धिजीवी 1 घंटे के लिए चाहे 10 ही आए, आप जो है तो अच्छी जगह पर, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का साउथ कैंपस है, नॉर्थ कैंपस है, तो इन कैंपसेस में आप अपनी एक सेमिनार रखें 1 घंटे की 2 घंटे की। तो उससे क्या होगा कि आपको बहुत बड़ा एक लोगों के बीच में जाएंगे, और दूसरी चीज़ ये निकल के आएंगी कि भाई ये लोग समाज के लिए एक बैठते हैं और हर महीने, हर 2 महीने, हर 3 महीने में ये चर्चा करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए और संगठन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। जी धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया। और हमारे साथ सरवर जी हैं, मान्यवर सरवर उज्जैनवाल जी। आप कुछ पूछना चाहते हैं सरवर जी? जरा पूछिए साहब से। अपना माइक्रोफोन ऑन कीजिए, माइक्रोफोन सरवर जी, माइक्रोफोन ऑन कीजिए। और साहब को, हाँ समय बहुत कम है। और कोई साथी पूछना चाहता तो हाथ अपना हैंड रेज कर दे, इसमें निशान है। कोई साथी कुछ सवाल पूछना चाहता है, प्लीज़ वेलकम है। कौन कौन अवेलेबल साथी हैं, पूछ सकते। कविता जी आपको कुछ पूछना है? साहब कानून के ज्ञाता हैं, बिल्कुल उनका सब्जेक्ट है लॉ पे, तो उनकी बहुत भारी पकड़ है, तो आप पूछ सकती हैं कुछ। कविता जी नमस्ते सर। नमस्ते नमस्कार। सर। नमस्कार। सर मुझे वैसे भी काफ़ी डाउट मेरे क्लियर हो गए हैं, और आपने इतना इम्पोर्टेंट टाइम दिया इसके लिए थैंक यू सर। आपको तो इसको तो
अशोक अज्ञानी साहब को धन्यवाद करना चाहिए, वो इतना काम कर रहे हैं। अब भाई हम जो है उनके लिए इतना तो हमारा फर्ज बनता है। अब देखिए रामजस कॉलेज से जब मैं निकला हूँ 8 बजे, तभी से मैंने जुड़ा हूँ, और आप अंदाजा लगा लीजिए कि मेरे को एक मैडम थी मेरे कॉलेज के प्रोफेसर, उन्होंने मुझे सहयोग किया। पहले मैं उनकी गाड़ी में रहा, इसके बाद में फिर मैंने मेट्रो में मतलब कंटिन्यू रखा, और इसके बाद जितनी सारी मैंने आपको जो जानकारी मुहैया कराई है, अंदाजा लगा लीजिए कि मैंने रास्ते में घर पे जाते हुए सारा का पूरा घंटा मैंने आपको दिया है। तो मुझे कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं है, मुझे अच्छा लगता है। और जितने भी क्वेश्चंस हो, मैं ये कह सकता हूँ कि आप किसी भी तरह के आध्यात्मिक हो, सामाजिक हो, किसी भी तरह के कोई भी क्वेश्चन हो, मैं प्रैक्टिशनर हूँ, 20 साल से मैं सब काम कर रहा हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में आपकी जो भी और मेरे से उम्मीद है, मैं कोशिश करूँगा कि उन आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की। बाकी मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं कि कोई सब कुछ मेरे से आता हो। मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ, तो जैसे मुझे अज्ञानी साहब का आदेश हुआ, बस उसके पालना में मैंने सब कुछ आपसे डिस्कशन किया। मेरे से भी कोई शब्द ऐसा जो कि आपको अच्छा न लगा हो, मेरे पार्ट पर भी अच्छा न लगा हो, उसको मैं क्षमा प्रार्थी भी रहूँगा। साथ ही आपको कोई भी और चीज़ जानकारी चाहिए, उसके लिए मैं आप कुछ भी पूछ सकते, मैं ज़्यादा ही आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। जी सर, हमारे साथ नितेश कुमार जी जुड़े हैं, जो हमारे वाल्मीकि पाठशाला में सिविल सर्विसेज, डिफेंस सर्विसेज और गवर्नमेंट सर्विसेज और साथ में इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से। तो नौजवान लोग जुड़े हैं, तो मैं चाहता हूं कि वो आपसे कुछ सवाल कुछ बात करें, हेलो हाय करें। नितेश कुमार जी, डॉक्टर धनीराम जी हैं लाइन पे, आप प्लीज़ बात कीजिए। हाँ हाँ सर, धनीराम सर। सर गुड इवनिंग सर। जय 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 वाल्मीकि सर। जय वाल्मीकि सर। सर मैं नितेश कुमार हूँ सर, और फिलहाल मैं सर्विस में काम कर रहा हूँ अभी। और मैं या वाल्मीकि पाठशाला में अशोक सर से मेरे को मिला मैं, और मुझे जैसे ही ये पता चला कि हम एक इस तरह का अशोक सर स्टार्ट कर रहे हैं पाठशाला, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। और मैंने खुद बोला कि मैं खुद इसमें कुछ ना कुछ जरूर करना चाहूँगा, जितना मुझे आता है मैं जरूर, ताकि हमारे स्टूडेंट्स जो है कुछ मैक्सिमम गेन कर सके और आगे बढ़ सके। मेरी तरफ से तो यही कोशिश रहती है सर, क्योंकि मैं खुद भी तैयारी कर रहा हूँ साथ साथ जॉब के। तो मेरे को जितना हेल्प मैं कर सकता हूँ स्टूडेंट्स की, मैं बाय स्टडी जरूर करूँगा सर। मेरा तो यही रहता है सर, और आप जैसे गाइडेंस करेंगे हमें, तो हमें बड़ी बड़ी खुशी होगी सर। जी सर प्लीज़। जी सर। जी हाँ प्लीज़। हाँ जी, नौजवान पूछ रहे हैं आपसे नितीश कुमार जी कि वो खुद भी तैयारी कर रहे हैं और खुद भी वो अभी पढ़ा रहे हैं हमारी पाठशाला में। तो उनको कुछ जैसे सिविल सर्विसेज में पढ़ा रहे हैं, तो कुछ और आपकी तरफ से गाइडेंस जिससे और बेहतर पढ़ा पाए वो। देखिए, इन्हें आईएएस के लिए कभी भी कोई भी किताब की आवश्यकता हो, ये मेरे कॉलेज मेरे पास आ सकते हैं। मैं जो ये किताब मांगेंगे वो दे दूंगा, और फिर उस किताब को पढ़ लें, उसको वापस कर दें, फिर दूसरी ले जाएं। तो एक तो मेरे पास ये है। दूसरा, जो नेक्स्ट आईएएस है उसका जो इंटरव्यू पैनल है, उस इंटरव्यू पैनल में हम लोग जो है, जब कोई बच्चा आईएएस निकाल लेता है और इंटरव्यू की तैयारी करता है, तो हम लोग उनकी मदद वहाँ पे करते हैं। तो उनकी फीस मतलब काफ़ी रहती है, लेकिन अगर कोई बच्चा रहता है तो हम उसको 50% फीस पे, हम नेक्स्ट आईएएस इंस्टीट्यूट है जो इंडिया का, आप अगर उस पर जाओगे जो है गूगल करेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो हम अपने बच्चों को जहाँ जहाँ भी मदद की जरूरत पड़ेगी वहाँ पे करेंगे। जी धनी सर, मैं लास्ट टाइम अभी संडे को भी मैं जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, मैं सर मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर वगैरह इंस्टीट्यूट्स में जरूर जाता हूँ सर वहाँ। और मैं सर, मैं अभी लास्ट संडे भी मैं गया था। मैं अशोक सर से बात करना भूल गया था कि मैं दिल्ली आऊंगा, अचानक ही मेरा थोड़ा सा मुझे टाइम था, तो मैं दिल्ली जरूर पहुंचा हूँ सर। मुझे कुछ नोट्स लेने थे, मैं दिल्ली से नोट्स लेके आया हूँ मैं मुखर्जी नगर। आप जो है, आप जब भी टाइम हो, आप बुधवार के दिन 2 से 4 बजे के बीच में कभी भी फोन करके और मेरे पास मिलने के लिए आ सकते हैं। हम लोग जो दोनों जने बैठ सकते हैं। अगर हम कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए आपको, तो हम भी अपनी सलाह देंगे। जी सर का मैं नंबर शेयर कर दूंगा अपने साथियों को, और जो भी विश्वविद्यालय बुधवार को 2 से 4 का समय है, सर मिलते हैं पर्सनली, जो भी मदद होती है वो करते हैं, और वो बहुत ही हेल्पफुल हमारे हैं, खासतौर पर SC STs के लिए।
तो आप और जनरल को भी करते हैं, गरीब बच्चों को बहुत, जनरल को भी वो हेल्प करते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए आपको जब भी मैं नंबर सबको शेयर कर दूंगा अपनी टीम के, जो भी वहाँ जाए, और सर से वैसे भी टाइम लेकर के सुबह या रात को जब फ्री होते हैं कुछ पूछना हो तो आप बात कर सकते हैं सारे, उसमें कोई इशू नहीं है। बस ठीक है? मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वो 2 से 4 बजे के बीच में फिजिकली मिले, क्योंकि जब वो और दिन फोन करते हैं या कोई वैसे, तो मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता हूँ। मैंने उनके लिए सामाजिक दृष्टि से टाइम निकाल रखा है, वो अपने आए और मैं वहीं पे मिलता हूँ। मतलब उसके लिए ये नहीं है कि फॉरवर्ड वो बच्चा कोई आ रहा है और मैं नहीं मिली, ऐसा नहीं है। तो जो भी बच्चे हैं किसी भी तरह की है, किसी को समस्या है, उनके समाधान के लिए मैंने यूज किया है किसी भी तरह की। कई बार ऐसी भी होती है जो सामाजिक समस्या होती है, तो हमारे जो लॉयर्स हैं वो भी हमने कनेक्टिविटी बना रखी है, हम वहाँ पे भी रेफर कर देते हैं। और वो मतलब आप जाओगे तो आपसे 1000 रुपये फीस ले, और हमने अगर रेफर किया तो आपका सिर्फ 200 रुपये जो मिनिमम फीस लगेगी। ऐसे ऐसे हमारे पास वकीलों की भी मतलब बहुत सारी एक लिस्ट है, तो हम ऐसा भी काम करते हैं। तो किसी भी तरह की जो समस्या है, लीगली हो, सामाजिक हो, किसी भी तरह की हो, हम उन समस्याओं को दूर करने के लिए तत्पर हैं। और आप अगर हमारी सेवा लेना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा बस। और सर आप थोड़ा सा ये भी बता दीजिए, आप जो अभी प्रेसिडेंट हैं SC/ST वहाँ प्रोफेसर्स एसोसिएशन के इलेक्ट हुए हैं, आपको शुभकामनाएं, थोड़ा बता दीजिए साथियों को और अच्छा लगेगा। देखिए, यहाँ आपको बता दूं, मैं SC/ST का नहीं हूँ, मैं SC/ST OBC हिंदू मुसलमान सभी का प्रेसिडेंट हूँ। मैं 1 से 7 साल में सारे के सारे जो प्रोफेसर हैं आज की तारीख में, उन सबका प्रेसिडेंट हूँ। तो मैं किसी टैग से नहीं हूँ कि जी मैं केवल SC/ST का हूँ, कि बोले उससे कुछ नहीं है। मैं सभी का प्रेसिडेंट हूँ। तो मैं पूरे के पूरे ऑल जो जितने सारे टीचर्स हैं, मैं उन सबका प्रेसिडेंट हूँ। जी बहुत सुंदर सर, हम तो चाहते हैं आप पूरे भारत के प्रेसिडेंट बने एक दिन, राष्ट्रपति है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। हम तो, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और आपने बहुत ही कीमती समय हमें दिया आज, है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हमारा। और ये सारी की सारी रिकॉर्ड हुई है हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग, और इसको हम यूट्यूब पे भी डालेंगे। लोग आपके इस लेक्चर को, आपके इन जवाबों को सुनेंगे, लाभ लेंगे, पूरे देश में जाएगा ये। तो अंत में चलते चलते आप कुछ और कुछ कहना चाहते हैं, थोड़ा सा हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर आप प्लीज़ दीजिए। 3 शब्द हैं, नंबर 1 डिसिप्लिन, नंबर 2 डेडिकेशन, और नंबर 3 डॉक्यूमेंटेशन। जी धन्यवाद सर, इन 3 शब्दों को हमने लिख लिया है। और जिन्होंने नहीं लिखा है वो रिकॉर्डिंग पे अभी आ जाएगा 2-3 घंटे में यूट्यूब पे। हमारा चैनल है वाल्मीकि पाठशाला यूट्यूब, उस पर हमारे जो भी अब ये पढ़ाते हैं हमारे और आपका ये भी सब जाएगा, पूरे 1 घंटे का जाता है। और सर एक अच्छी बात ये हुई वाल्मीकि पाठशाला से कि मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। लगातार हम कंप्यूटर में इसमें घुस करके और बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, जैसे रिकॉर्डिंग सीख रहे हैं, वेब पेज बनाने सीख रहे हैं, फॉर्म बनाने सीख रहे हैं। जी आप केवल एक चीज के लिए माफ कर देना बस मुझे, क्योंकि मेरे पास में क्या था कि मैं जब आपने जुड़ा हूँ तो मैं कॉलेज से ही जुड़ा हूँ, तो मेरी जितनी वार्तालाप हुई है वो रास्ते में हुई है और अभी भी रास्ते में हूँ। तो मेरी तरफ से अगर कोई जैसे किसी का कोई हॉर्न बजा हो या कोई वैसी कोई दिक्कत है, उसके लिए मुझे क्षमा कर देना बस आज। नहीं सर, उसके लिए कोई बात नहीं, आप जुड़े तो जुड़े, आपने समय दिया, वो बड़ी हमारे लिए बड़ी बात है। और हम उम्मीद करेंगे 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में आपको जैसे समय मिलेगा हमें आप इसके बारे में और गाइडेंस करने के लिए आप ज़रूर एक दिन हमारे लिए निकालेंगे, ऐसी उम्मीद है आपसे। और सब साथियों की ओर से मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं सर। और भविष्य में हम लोग मिलकर के काम करेंगे। इस मिशन, ये एक्चुअली मिशन एजुकेशन है जिसको हमें घर घर तक पहुंचाना है, उन तमाम लोगों तक जिनको कि इस शिक्षा से वंचित हैं और वंचित करने की साजिश है। तो हमें लोगों तक पहुंचाना है, जिन तक शिक्षा नहीं है उन तक पहुंचाना, ये हमारा मकसद है। धन्यवाद सर आपका। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी पूरी टीम को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही आपके इस पवित्र काम में हमारी जैसी भी भूमिका होगी, जिस भी तरह की होगी, आप महीना में 2 महीना में जब भी कहेंगे हम आपके आदेश का पालन करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय सर, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद सर, थैंक यू सभी का, सभी साथियों को धन्यवाद।